Okay. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. And my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन देखा कि जब भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है तब तक उस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, दैट इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। कभी भूलोगे तो नहीं? सर क्या? सर अगर ऑब्जेक्ट ने मूव कर दिया तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा? नहीं, तब उस पे लग जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर अगर वो तब उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। सिंपल। सर यस। समझो कि एक एग्जांपल है, मतलब एक बॉक्स सिर्फ एक सरफेस पे रखा हुआ है, उसको कोई पुश नहीं कर रहा, तो भी उसको जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक और बार भी ये पूछो और उसका आंसर भी आपने ही दिया है। ठीक है, एक और बार पूछो और वापस आंसर बताओ सबको कि व्हाट यू हैव आस्क्ड एंड व्हाट यू हैव आंसर्ड। अगर एक बॉक्स एक सरफेस पे रखा है और उसको पुश नहीं किया तो भी मतलब उसको जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। हाँ, तो अगर जैसे अगर कोई भी बॉक्स अगर सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो बॉक्स को अगर आप मूव नहीं कर रहे हो, आप उसको पुश नहीं कर रहे हो, तब भी उसमें बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो मूव भी नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो दो कॉन्टेक्ट सरफेस जो है आपकी, ठीक है, बॉक्स और सरफेस के बीच में, ठीक है, उनके बीच में कांटेक्ट तो है ना एक, और कांटेक्ट जहां पर भी होता है वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है? लगने लग जाता है। यस आशमी, एनी डाउट? ओके सर। ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। ठीक है, दो केस क्लियर हो गए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है, हमने फोर्स नहीं लगाया, तब भी उस पे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब आप उसको फोर्स लगा रहे हो तब भी वो एक्चुअली अगर मूव नहीं कर रहा है तब भी उसमें एक्सर्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब हम देखते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट अगर मोशन करने लग जाता है, ठीक है, जैसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करने लग जाता है, या उस पर ऑटोमेटिक फोर्स लग रही है, या फिर आपने उस पर फोर्स लगाई है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल देख सकते हो। ये एक बॉय है, ठीक है, अब ये जो यहाँ पर फिसल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फ्रिक्शन उसको लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली नीचे जा रहा है, कि ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, वो नीचे ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की साइड फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो लग रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन जो भी लगता है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है उसकी वैल्यू क्या रहती है? वेरिएबल रहती है, पहले 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो जितनी फोर्स आप लगाते हो उतना स्टैटिक फ्रिक्शन पहले इंक्रीज होता है। एक उसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, मतलब उससे ज्यादा वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो 100 जो हमने लिमिटिंग वैल्यू रखी थी, राइट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है वो। ओके, और फिर अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव करने लग गया, ठीक है, अब जैसे कि ये बॉय है, ये बॉय नीचे मूव करते ही जा रहा है, तो अब एक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कोई पूछे कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो गया है, अगर यहीं पे अगर ये बॉक्स मूव कर जाता है, प्रियांशु ने जब धक्का दिया है, ठीक है, कंटिन्यूस ये बॉक्स आगे मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तब यहाँ पर फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होता, वो चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों? इट इज ऑल्सो फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस द सरफेस। समझ में आया स्लाइडिंग फ्रिक्शन? Sir, यस। सर sir, in sliding friction, सर it is not necessary that the surface should be in slope only. यस, ठीक है, स्लोप यहाँ पर जरूरी नहीं है। अगर ये वाला केस होता, ठीक है, अगर एक बॉक्स लाई कर रहा है और प्रियांशु उसको पुश कर रहा है, उसमें फोर्स अप्लाई कर रहा है, और बॉक्स अगर मूव कर जाता, तब वहां पर भी होता स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट वन। सर यस राज। सर सर अगर वो बॉक्स कंटिन्यूअस मूव नहीं हुआ
मतलब थोड़े मूव हुआ फिर से रुक गया, फिर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा कि नहीं? ओके, जब तक कि मोशन में है तब तक हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है, अगर रुका हुआ है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो इट मींस उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तब नेक्स्ट वन। सर वो जो आपने पहले एक स्लाइड में वो एग्जांपल दिया था, एक बी बॉक्स के ऊपर ए बॉक्स घूम रहा है, मतलब वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही होगा ना? ओके, जब आपने जैसे कि ए बॉक्स, ठीक है, उसमें जो बी बॉक्स है, ठीक है, तो बी बॉक्स पे तो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि वो मूव ही नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ था, राइट, तो वो जब मूव हुआ तो वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। चलो वापस बता रहा हूँ, वो वाला फिगर बहुत अच्छा फिगर था, ठीक है, एक और बार मैं आपको ड्रॉ करके। ओके, दिस वाज योर सरफेस और ये एक ऑब्जेक्ट उस पर हमने बनाया था, ठीक है, इसके ऊपर एक और बनाया था। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉक्स को मूव करा, ठीक है, और ये बॉक्स क्या कर रहा है, आगे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, ये बॉक्स क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक है, ये बॉक्स क्या हो रहा है, मूविंग है, ठीक है, मोशन में है, आपको जो कहना हो, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा जब ये बॉक्स, ए बॉक्स जो है मूव होने लग गया, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ए में हो जाएगा, ए में लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, अब बी जो बॉक्स है आपका, ठीक है, बी इज नॉट मूविंग, बी एट रेस्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर वेरी गुड, यहाँ पर आपने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब ही होता है द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, इज दिस क्लियर टिल नाउ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कंटिन्यूअस मूविंग होना जरूरी है क्या? हाँ, जब उसमें मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होगा ना तभी मतलब कि आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कि वो बच्चा कंटिन्यूस जैसे स्लाइड करता है ना फिसल पट्टी पे, तब उसमें कंटिन्यूस उसके मोशन के पूरे एंटायर जर्नी में लगेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर वो बीच में कहीं रुक गया तो उस पर एकदम से अप्लाई हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इस बात में एक्चुअली कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं फिसल पट्टी बना देता हूँ, ठीक है, अगर वो बॉय, ठीक है, जो भी है वो यहाँ पर आके मतलब कि रुक गया, ठीक है, इस लोकेशन पे आके वो रुक गया, तब वापस यहाँ पर क्या होगा, उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। तो जब भी अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि मतलब कि वो स्टॉप हो गया है या फिर रेस्ट में आ गया है, तब उस पर लग जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर इसके बाद जैसे ही अगर वो वापस मूव करने लग गया, ठीक है, वापस मूव करने लग गया, तो उस पर वापस एग्जर्ट हो जाएगा कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Sliding. स्लाइडिंग Friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, ठीक है, चलो हम वापस कुछ देखते हैं। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। ओके, अब लास्ट जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन भी क्या है, एक फ्रिक्शन है। इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रोल करता है ओवर द सरफेस, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है, मतलब जैसे कि अगर आपने ये ले रखा है, एक सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसकी शेप क्या है, सर्कुलर है, इसका जो सरफेस एरिया है वो मतलब कि आपको दिख रहा है ये चीज रोल कर रही है, ठीक है। जो भी चीज अगर रोल कर रही है, जैसे कि आपने कॉइन लिया तो कॉइन क्या होता है, रॉयल होता है, ठीक है, रोल हो रहा है। तो रोल होने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनपे लगता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये सेम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसा, पर इसमें क्या होता है, जैसे बॉय यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो सीधा का सीधा वैसा जाता है। अगर बॉल भी मतलब कि अगर बॉय रोटेट हो गया तो तब उस पर एक्चुअली रोलिंग फ्रिक्शन लग जाएगा,
ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स पर ही लगता है, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल था। जो सबसे टफ था वो स्टैटिक था, ठीक है। उसमें एक्चुअली वैल्यू थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, फिर एक लिमिटिंग वैल्यू आती है, फिर उसके बाद आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव करने लग गया तो वो हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन तो सिंपल है, एक फ्रिक्शन है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो भी है वो रोल करता है ओवर द सरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सरफेस है, ठीक है, इंक्लाइन सरफेस है, उसके ऊपर ये बैटरी आपने रख रखी है, तो वो अपने आप क्या होती है, रोल हो रही है बैटरी, तो और वो अपने आप ही नीचे आ जाती है, ठीक है। तीन तीन टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझ में आ गए आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इंक्लाइन प्लेन नेसेसरी है Yes, क्या? sir. ओके, रोलिंग फ्रिक्शन में इंक्लाइन प्लेन नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है। तो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस भी ले सकते हो और उसमें ड्राई जो आपका सेल है, ठीक है, ये बैटरी, उसमें अगर आप उसको पुश कर दोगे, ठीक है, तब भी रोलिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर तो एक्चुअली मैंने एग्जांपल ले रखे हैं ये स्लाइड इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, फोर्स लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी इंक्लाइन फोर्स में क्या होता है, ये जो बच्चा है, ठीक है, इसको धक्का नहीं देना पाता है, ये अपने आप ही अपने वेट के कारण नीचे आता है। वैसे ही इंक्लाइन प्लेन में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सेल है, ठीक है, इसको आपको फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये मतलब नीचे आ जाएगा। तो इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, ऑटोमेटिक मतलब कि जो वेट होता है उसके कारण आप नीचे मतलब कि सरफेस पे आ जाते हो, राइट। तो कोई फोर्स नहीं देना पाता है। इट्स क्लियर? Yes, sir. It's clear now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes. ओके, ठीक है। अब आपको एक फिगर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बॉक्स वाला ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आपने राइट साइड इस पे पुश कर रहे हो, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट साइड में लगता है टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब कि उसके, ओके, आप यही याद रखो कि उसके हमेशा एग्जैक्टली अपोजिट अप्लाई होता है, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड। और ये कब होता है, जब अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अगर मोशन नहीं हो रहा है, नो मोशन। यहाँ पर मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रखा है नो मोशन, मतलब अगर बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पर मैंने एरो अलग बनाया है, मतलब इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है कि बॉक्स मूव कर रहा है, ठीक है। तो बॉक्स जब मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर रोलिंग सरफेस कोई सी भी हो, अगर सेल है, आपकी बैटरी है, ठीक है, अगर उस पर आपने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, अगर तो यहाँ पर बैटरी तो मूव होगी आगे की तरफ और फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर पीछे की तरफ, ठीक है। कैन यू गिव सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन? सोच सकते हो? Sir, the ball on the ground. ओके, बॉल ऑन द ग्राउंड, वेरी गुड। A cylindrical tank moving on the ground. वेरी Right. गुड। फुटबॉल किक बाय अ फुटबॉल प्लेयर। Right leg football. ओके ओके Round tank moving on the ground. ओके, ठीक है। आपकी जो मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, ये जो स्लाइडिंग मोशन है, ठीक है, और ये जो रोलिंग मोशन है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है और रोलिंग फ्रिक्शन ये दोनों सेम ही है, ठीक है, पर वो एक्चुअली सरफेस राउंड होने के कारण उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रिक्शन मान लिया है, अदरवाइज दे बोथ आर सेम, ठीक है। मोशन दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है, बस इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो अगर जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपकी कार है, आपकी जो बाइसाइकिल है, ठीक है, उसमें कौन सा टाइप का फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप रोलिंग फ्रिक्शन भी उसमें राइट ऑप्शन है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में भी उसमें राइट हो सकता है, क्योंकि दोनों एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट होंगे, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वो हो जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है और रोलिंग भी हो सकता है। ओके, उसके बाद यस तन्वी। सर मतलब जो भी फ्रिक्शन मतलब सर जो भी रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी है। राइट, कुछ कुछ ऐसा है, मतलब कि जैसे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल का बता रहा हूँ कि मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो इनकी कुछ वैल्यू जो होती है ना, जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू हमने देखी थी, स्टैटिक फ्रिक्शन में 100 न्यूटन हो जाती है, लिमिटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा वो होती है, ठीक है।
उसके ऊपर होगी तो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो यहाँ पर मतलब कि फिक्स वैल्यू हो जाती है फोर्स की दोनों केसेस में, तो उनकी वैल्यू सेम होने के कारण मतलब कि ये यहाँ पर सेम हो जाते हैं। अदरवाइज रोलिंग मोशन में क्या है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रोल करता है और स्लाइडिंग मोशन में ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है सिंपली। ओके अब यहाँ पर जैसे कि जरूरी नहीं है कि मतलब कि सरफेस ही अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, ठीक है, कुछ जगह फ्रिक्शन ऐसा भी होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एरोप्लेन जो ट्रैवल करता है ना उसको एयर का फ्रिक्शन मिलता है, वो एयर से टकराता है, ऊपर स्पेस में एयर है, राइट। तो अगर कोई एक जगह भी एरोप्लेन की अगर खिड़की खोल दे तो उसको पता पड़ेगा कि एयर कितना फ्रिक्शन दे रही है, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक आपको फ्रिक्शन का एग्जांपल और भी दे रखा है कि जैसे कि जरूरी नहीं है कि वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में मतलब कि हमने जितना भी देख रखा है अभी तक की कार मूव हो रही है, ठीक है, बॉक्स मूव हो रहा है, इवन एरोप्लेन जो भी चल रहा है उसमें भी एक एयर फ्रिक्शन लग रहा है। नीचे जो सबमरीन चल रही है ना अंडर वाटर, ठीक है, आप ये वाला केस देखो, अंडर वाटर में भी मतलब कि एक वाटर का क्या है विस्कस फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट तो है वेल, ठीक है, वेल आगे की तरफ मूव कर रही है लेकिन वाटर क्या कर रहा है उसको पीछे की तरफ मतलब कि उसको जाने नहीं दे रहा है, तो विस्कस फोर्स कहते हैं इसको, ठीक है। तो अगर लिक्विड के केस में अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो उसको आप कहते हो विस्कस फ्रिक्शन, राइट। तो पानी के अंदर ओके सर। और जहां पर भी लिक्विड होता है और अंदर एक्चुअली कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो एक विस्कस फोर्स हो जाती है वहां पर। तो ये विस्कस फोर्स क्या होती है, विस्कस फ्रिक्शन होता है। दो चीजें समझ में आ गई, एयर में भी होता है फ्रिक्शन यस और सर। वाटर में भी होता यस है, सर। यस यस सर। ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये मतलब कि अर्थ की सरफेस पे ही होगा तो फ्रिक्शन होगा, राइट। ये बहुत सारी जगह होगा, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके ओके अब एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करती है, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द मटेरियल्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी पे कि वो कितनी रफ है, ठीक है। अगर वो ज्यादा रफ है, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा। अगर सरफेस आपकी स्मूथ है तो आपको फ्रिक्शन कम मिलेगा, ठीक है। तो रफनेस हो गया, हाउ क्लीन द सरफेस आर, ठीक है, तो फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अब बेसिकली जो फ्रिक्शन डिपेंड करता है वो दो फैक्टर पे करता है, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो है दैट इज योर नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्मूथ होगा, ठीक है, तो ये आपने मेरे को बता रखा था कि सर जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी तब वहां पर फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है स्मूथनेस या फिर रफनेस पर, ओके। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो एक और चीज पे डिपेंड करता है, हाउ हार्ड द सरफेस प्रेस टुगेदर, मतलब कि एक्चुअली प्रेस टुगेदर मतलब ये रफली वाला ही रफनेस वाला ही फैक्टर हो गया, ठीक है। कितना मतलब कि आप उसको दबा रहे हो, ठीक है। अगर जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पर इसमें, और आपने क्या करा, ये वाला जो दूसरा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसको अगर आप दबा दोगे, प्रेस कर दोगे दोनों को, ठीक है, तब भी मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। तो मतलब कि सरफेस को जितना आप चिपका के रखोगे तो उससे क्या होगा, उनके बीच में प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो फ्रिक्शन भी उससे ज्यादा हो जाता है। ओके अब हम देखते हैं जो दो फैक्टर्स है उसके एग्जांपल थोड़े से देख लेते हैं। दोनों जगह यहाँ पर जो सरफेस है, ठीक है, हमने सरफेस चेंज कर दी कि नीचे हमने क्या कर रहे हैं, एक ग्लास जैसी सरफेस लगाई है और ऊपर जो है वो रफ सरफेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका रोलर है ये कहाँ कितना सबसे ज्यादा आगे तक ट्रैवल किसने करा है, मुझे आप बताओगे। ये है आपका ए और ये है आपका सरफेस स्मूथ इन सरफेस। स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस। ठीक है। तो जो सरफेस आपकी ज्यादा स्मूथ होगी तो वो उसमें वो ट्रैवल ज्यादा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ है, ठीक है, इसलिए इसने क्या करा, ज्यादा ट्रैवल करा इन कंपैरिजन टू बी। अब बी की सरफेस क्या थी, रफ थी,
तो इसलिए उसने डिस्टेंस कम कवर करी, क्योंकि उसको क्या करना, उसकी जो उसके पास सेम फोर्स थी दोनों के पास, ठीक है, दोनों को सेम हाइट से ही आपने ड्रॉप करा था, दोनों का मास भी सेम था, हर चीज लगभग सेम थी, वेलोसिटी सेम थी उनके ट्रैवल होने की, पर एक्चुअली उनकी जो फोर्स थी आगे तक जाने की वो चेंज हो गई, कहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स में यूज हो गई अगर रफ सरफेस थी तो, ठीक है। ओके, ये वाली स्लाइड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन है। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दो ब्लॉक हैं, ठीक है, ये वुड के ब्लॉक हैं, ठीक है, एक आप देख रहे हो इतना बड़ा ब्लॉक है, राइट, और एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, अगर दोनों को अगर मूव करोगे, ठीक है, दोनों पे आपने सेम साइड से लेफ्ट तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको फोर्स कहाँ ज्यादा कर लगाना पड़ेगा मूव करने के लिए? बड़े वाले ब्लॉक पे ए बड़े वाले और बी, ए ठीक है, तो ए में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, उसका वेट ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है। वेट ज्यादा है, मास इज मास ज्यादा है। मैंने आपको कहा था कि जो फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो करता है वेट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो वेट यहाँ पर एक्चुअली ये जो दिख रहा है आपको वुड, उसमें बहुत ज्यादा वेट था तो उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन मोर है यहाँ पर, तो जितना यहाँ पर वेट यहाँ बढ़ता जाएगा ना, ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक वेट बढ़ता जा रहा है, तो इस वेट बढ़ने से क्या हो रहा है, ये जो इसका कांटेक्ट पॉइंट है इस सरफेस पे यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी आपको यहाँ पर जो सरफेस के पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो गया है कि यहाँ पर कांटेक्ट ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, मतलब कि प्रेशर इन दोनों सरफेस के बीच में ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, इस केस में एक में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, वेट ज्यादा है, कांटेक्ट फोर्स से जो कांटेक्ट टू सरफेस है उनके बीच में क्या हो गया, बहुत कांटेक्ट मतलब कि बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, कम कांटेक्ट था, तो एक्चुअली इजीली मतलब कि वो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, और या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, एक और पॉइंट अब हम देखते हैं कि अगर ऊपर से किसी ने यहाँ पर इसको दबा के पुश कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऊपर से हैमर और लगा दिया, मतलब कि दबा के रख रखा है, ठीक है, यहाँ पर नीचे ये अब एक्चुअली ऊपर से मैंने दबाया तो जो नीचे सरफेस पॉइंट था, ठीक है, नीचे का जो सरफेस एरिया था वहां पर एक्चुअली क्या हो गई, फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर मुझको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी, ठीक है, तो फ्रिक्शन को यहाँ पर रफ बना दिया, मतलब रफ मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गई यहाँ पर। सेम अगर यहाँ पर मैं उतना ही वेट अप्लाई करूँ जितना कि पहले वाले केस में कर रखा था, ठीक है, पर यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा इजीली फिर भी वो मूव कर सकता है, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं ये फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन सर क्यों होता है, दो सरफेस के बीच में क्या ऐसा होता है कि सर एक्चुअली उनको फ्रिक्शन मिलता है, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो एक्चुअली हो रहा है इट इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, ठीक है, तो मतलब कि दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज है उसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होता है, इफेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो दो सरफेस आपकी जो भी है अगर वो आपस में कांटेक्ट में है उनके अंदर जो इरेगुलरिटीज है, मतलब कि हर चीज को अगर आप जूम करके देखोगे ना तो आपको ऊपर नीचे दिखेगी, ठीक है, रफ और स्मूथ जो सरफेस आपकी होती है आपको वैसे दिखेगी, ठीक है, आपका जैसे कि ये पाम है, ठीक है, आपका जो हाथ है उसमें भी आप देख सकते हो कि ये मतलब कि प्लेन नहीं है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, राइट, हमको लगता है कि एक जैसा है, लेकिन आप अपने पाम को अभी देखो, अगर गौर से देखोगे ना तो आधा हाथ ऊपर है आधा नीचे है, राइट, एक स्मूथ नहीं है, मतलब रफनेस अगर आपको पता करनी है तो आप आपके हाथ को
एक उंगली से अगर आप रब करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि रफ है, राइट। अगर स्मूथ होता तो जैसे कि आप अलमीरा पे आपकी फिंगर अगर मूव करोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा कि अलमीरा ज्यादा स्मूथ है, आपका हैंड जो है वो थोड़ा रफ है, ठीक है। तो जो दो सरफेस होती है उनके बीच में इरेगुलरिटीज होती है उनके सरफेस में, उसमें क्या होता है इंटरलॉकिंग हो जाती है, मतलब कि वो वहां पर फिक्स हो जाते हैं, जैसे कि आपने मतलब कि उसके उन दोनों के बीच में गम लगा दिया हो, मतलब ऐसा हो जाता है ये फ्रिक्शन जब आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो दो टाइप के फ्रिक्शन है, ठीक है, वो देख लेते हैं। उसमें जैसे कि अगर स्मूथ सरफेस है, ठीक है, अगर दोनों सरफेस बहुत स्मूथ है तो इसमें क्या है बहुत माइन्यूट इरेगुलरिटीज है, ठीक है। उनकी जो इरेगुलरिटीज का मतलब क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ ये जो वुडन ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है, इसको जब जूम हमने करा ना इस पोर्शन को उनके कॉन्टेक्ट के बीच में, ठीक है, इसको ये जूम करा हमने, यहाँ पर ये जो दो लाइन जा रही है जूम में, तो आप देख सकते हो इनकी सरफेस ये जो है ये कितनी उबड़ खाबड़ है, ठीक है। ये उबड़ खाबड़ होने के कारण क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर इजीली क्या होता है कि ये आपस में मूव नहीं कर पाते वो इसके ऊपर ही बैठा रह जाता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह जाता है। तो स्मूथ सरफेस में क्या होता है माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती है बिटवीन द टू सरफेसेस, राइट। और रफ सरफेसेस में क्या होता है रफ सरफेस हैव लार्ज इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस, ठीक है। तो दो सरफेस के बीच में अगर ज्यादा इरेगुलरिटीज हो, ठीक है, इरेगुलरिटीज या फिर डिफॉर्मिलिटी हो, ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ एक सर्कल बना के, यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी सारी डिफॉर्मिलिटीज दिख रही है दो सरफेस, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हो ये जो इरेगुलरिटीज है वो एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay, so the force of friction is more कहाँ पर if the surface is rough, तो rough surface जहाँ होगी वहाँ force of friction ज्यादा होगा, okay okay। मैं एक बार देख लूँ what are the comments, okay दिया, are you able to hear now? Yes, sir. okay okay ठीक है। एक बार मुझे आप ये बता दो, ठीक है, अभी तक हमने ये चैप्टर, ठीक है, हमने आधा अभी तक यहाँ तक करा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मुझे आप ये बताओ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, कुछ पॉइंट अभी भी अनक्लियर है? सर वो लास्ट वाली स्लाइड फिर से समझाओ। ठीक है, अगर जिसको सब समझ में आ गया वो एक बार हैंड रेस कर दें। ओके, लास्ट वाली स्लाइड ये वाली कॉज ऑफ फ्रिक्शन या इसके भी पहले वाली? नो सर इसकी पहली वाली। ओके, ये वाली? इसकी भी पहले वाली सर। इसकी भी पहले वाली, ये वाली? हाँ हाँ सर ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आप ये समझो सेल है, ठीक है, दो सेल है और दो सेल को हमने क्या रखा है इंक्लाइन प्लेन पे रखा है और ऊपर से हमने इसको रिलीज कर दिया, टाइम नोट करा t इक्वल टू 0, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये जो सरफेस हमने लगा रखी है, ठीक है, ये बहुत स्मूथ सरफेस लगा रखी है जिसपे मैंने अभी येलो कलर की बाउंड्री करी है, ठीक है। और नीचे वाली ये जो सरफेस है ये बहुत हार्ड सरफेस है, ठीक है, मतलब रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस यहाँ पर है तो इसको क्या मिला फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मिला, तो इसने क्या करा कम डिस्टेंस ट्रैवल करी, इसने डिस्टेंस यहीं तक ट्रैवल करी, ठीक है। जबकि ऊपर वाले में क्या है कि सरफेस स्मूथ थी, ठीक है, तो फ्रिक्शन कम मिला, तो वो देखो कितना इतना ज्यादा चला वो, मतलब कि इतना और एक्स्ट्रा चला है वो, राइट। तो ये एक्चुअली एक फिलोलॉजी है, ठीक है। यस सर वो जो लाइन लिखी है ना हाउ हार्ड द सरफेस इज ओके, हाउ हार्ड द सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर। तो इसका मतलब ये होता है कि जो दो सरफेस के बीच में, ठीक है, अगर आपने एक सरफेस को दबा के ही रख दिया, ठीक है, दो सरफेस मतलब कि आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक है, ठीक है। जैसे मैं मेरे दोनों हाथों को अगर अभी जोर से दबाऊंगा
तो मतलब कि क्या कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली उनको प्रेस टुगेदर कर रहा हूँ, तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाएगी, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता चले जाएगा। सर मतलब the less the smooth surface the more the friction play। एग्जैक्टली, ठीक है, जितनी सरफेस स्मूथ रहेगी, ठीक है, तो उतना फ्रिक्शन कम होगा, जितनी सरफेस रफ होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। सर ये दो लाइन जो लिखी है ना, ये आप समझो, ठीक है, इसको आप लिख लो ताकि आपको इसको याद रहेगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यस सर सर कॉज ऑफ फ्रिक्शन वाली स्लाइड फिर से समझाइए ना। कौन सी वाली? सर कॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट वाली। ओके, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो, अब ये जैसे कि एक छोटा वुड है, ठीक है, ये एक अलग वुड है और ये भी एक वुड का एक ब्लॉक है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है कि जब इसको जूम करा, ठीक है, इनके बीच में जो लाइन दिख रही है, जो दोनों सरफेस के कांटेक्ट के बीच में लाइन है, ठीक है, इसको यहाँ पर ये जूम करा, ये जूम करने के बाद ये दिख रहा है आपको, ये जूम करने के बाद वो दिखाते हैं ना मूवी में, एकदम से जूम कर रहा है अपने, तो इसमें दिख रहा है ये ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है, ये ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाला जो ब्लॉक पड़ा है उसकी सरफेस है, और ये नीचे वाले की सरफेस है। तो इनके बीच में ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको, ये इरेगुलरिटीज है। इरेगुलरिटी मतलब कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऊपर नीचे, इनका मतलब स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ऊपर से दिख रहा है नेक्ड आइज से, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो मतलब कि इनका मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है यहाँ पर सरफेस। Okay, is that clear, Raj? यस सर। सर सर Yes. सर आपने स्टार्टिंग के 5-6 मिनट क्या सिखाया था? Okay, हमने डिस्कस करा था फोर्स, फोर्स कितने टाइप की होती है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसके बाद हमने देखा था कांटेक्ट फोर्स में कौन सी आती है और नॉन कांटेक्ट फोर्स में कौन सी आती है। फिर उसके बाद हमने फ्रिक्शन पढ़ना स्टार्ट करा था, फ्रिक्शन के हमने 2 एग्जांपल देखे थे। ओके चलो ठीक है, इट्स नाउ द टाइम टू रिवाइज। ओके, सबसे पहले हमने आज चैप्टर जो स्टार्ट करा था, ठीक है, ठीक है, आप स्टार्ट टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपके रिप्लाईज चेक करता रहूँगा, देखता हूँ आपको आज जो हमने पढ़ा है उसमें कितना याद हुआ है। ओके, सर मीटिंग खत्म होने के बाद फिर से ज्वाइन करनी है। ओके, आई विल टेल यू। चलो, सबसे हमने पहले पढ़ा था फ्रिक्शन, तो व्हाट इज फ्रिक्शन? Okay, what is the direction of friction in according to the direction of motion? Okay, opposite, ठीक है। Okay, why a rolling ball stop after some time? Explain the reason of that. Why a moving ball stop after some time? Okay, because of friction. Okay, then we have discussed how many types of friction forces. How many types of friction forces are there? Okay, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तब उस पर कौन से टाइप की फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रही है?
स्लाइडिंग, ओके ओके। एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो तब उस पे कौन सी फोर्स एक्सर्ट हो रही है? ओके, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है या वेरिएबल रहती है? वेरी गुड, ठीक है, इसकी जो वैल्यू रहती है वो वेरिएबल होती है। मैंने आपको बताया था कि पहले 10 न्यूटन फोर्स रहती है तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना हो जाता है, ठीक है। अगर प्रियांशु फोर्स 20 न्यूटन लगाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन हो जाएगी। वो जब प्रियांशु 30 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो जब तक कि एक लिमिटिंग वैल्यू जो होती है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन वो ऑफर कर सकती है सरफेस, उसके बराबर तक नहीं आएगी तब तक वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो ये एक्चुअली क्या होती है, वेरिएबल होती है। ओके, अब मुझे बताओ, what about the sliding friction? Is it constant or variable? Okay. Then we have seen. Okay. Sir, Yes. sir, we have to join because our meeting will end now. Okay, join again. Yes, sir. After 5 minutes. Okay. Next question is, ठीक है, जो मोशन थ्रू वाटर होता है, ठीक है, जैसे सबमरीन का मोशन हो रहा है, तो उसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका नाम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्रिक्शन?